हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इंडेक्सिंग ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, कितने तरह की होती है, क्राइटेरिया इंडेक्सिंग के क्या होते हैं, इंडेक्सिंग से क्या फ़ायदा होता है, और भी कुछ टॉपिक्स जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। तो इंडेक्सिंग इज ऑर्गेनाइजिंग एंड लिस्टिंग जर्नल्स इन रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस फॉर वाइडर विजिबिलिटी। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस हैं, जो फेमस डेटाबेस हैं, जो रिनोड डाटा डेटाबेस हैं, उनमें जो जर्नल्स हैं उनका और उनको ऑर्गेनाइज करना और उनकी लिस्टिंग करना। ठीक है, ताकि जो विजिबिलिटी है, ठीक है, जो रीच है उस जर्नल की, उस आर्टिकल की, वो काफ़ी वाइडर लेवल पर हो सके, यही हमारी कहलाती है इंडेक्सिंग। ये कैसे की जाती है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्सिंग इज इट इंश्योर्स जनरल क्रेडिबिलिटी। जो इंडेक्सिंग होती है उससे जो जर्नल होते हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंश्योर की जाती है कि हाँ, दिस जर्नल्स आर क्रेडिबल एंड इट इम्प्रूव्स आर्टिकल डिस्कवरेबिलिटी। ठीक है, जो जर्नल्स हमारे इंडेक्स हो चुके हैं डेटाबेस पर, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिस्कवर करना काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है कि हम आर्टिकल्स को ग्लोबल लेवल पर या फिर ऑनलाइन उनको आराम से एक्सेस कर सकें इंडेक्सिंग के बाद। इसके अलावा इंक्रीजेस साइटेशन पोटेंशियल। डेटाबेस में इंडेक्सिंग होने के बाद जो साइटेशन होता है पर्टिकुलर आर्टिकल का एक जर्नल में, उसके चांसेस जो होते हैं, उसके पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, साइटेशन काफ़ी ईजी हो जाता है डाटाबेस में इंडेक्सिंग के बाद इन जर्नल्स का। ठीक है, कोट्स और फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स जर्नल्स हैव 10x मोर ग्लोबल विजिबिलिटी देन नॉन इंडेक्स वंस। ठीक है, ये माना जाता है कि जो हमारे इंडेक्स जर्नल्स होते हैं उनकी जो ग्लोबल विजिबिलिटी है वो नॉन इंडेक्स जर्नल से करीब 10 गुना ज़्यादा होती है। ओके, अगर हम बात करें व्हाई इंडेक्स मैटर, इंडेक्सिंग इज मैटर्स। ठीक, ये जो इंडेक्सिंग है ये इतना मैटर क्यों करता है? तो व्हाई इंडेक्स मैटर्स फॉर ऑथर्स। ऑथर्स की अगर हम बात करें तो बेटर रीच फॉर देयर वर्क। जैसा कि मैंने कहा कि इंडेक्सिंग से क्या होती है, ग्लोबल रीच बढ़ जाती है। तो इनका जो वर्क होता है ऑथर्स का, वो उनकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बेटर हो जाती है एंड इंश्योर्स ट्रस्ट एंड वैलिडेशन। और इंडेक्सिंग से जो एक ट्रस्ट होती है, एक वैलिडेशन होता है उस पर्टिकुलर वर्क का जो कि उस ऑथर ने किया है, ठीक है, वो भी, उसकी भी श्योरिटी हो जाती है, उसको भी वैलिडेट किया जाता है। जर्नल्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्सिंग के बाद इनकी जो रैंकिंग होती है वो एकेडमिक मैट्रिसेस में काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाती है। ठीक है, एकेडमिक मैट्रिसेस क्या होते हैं हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो जो जर्नल्स जिनकी इंडेक्सिंग हो चुकी है वो नॉन इंडेक्स जर्नल से उनकी रैंकिंग होती है वो हायर हो जाती है। ठीक है, एंड इट अट्रैक्ट्स क्वालिटी सबमिशंस। और एक इंडेक्स जर्नल्स में जो सबमिशन होते हैं वो काफ़ी क्वालिटी वाले होते हैं। और रिसर्चर्स के लिए एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वालिटी कंटेंट है, जिनमें रियल में क्वालिटी है, जिनमें नॉवेल्टी है, उन जर्नल्स को, उन आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें इंडेक्स्ड वर्सेस नॉन इंडेक्स्ड जर्नल्स की, कंपेयर करें उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो फीचर्स की बात करें तो जो विजिबिलिटी है वो इंडेक्स्ड जर्नल्स की सबसे ज़्यादा होती है, वो ग्लोबल लेवल पे होती है, ग्लोबल रीच होता है। लेकिन जो नॉन इंडेक्स जर्नल्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है। ठीक है, वो काफ़ी रीजनल होती है या फिर लोकल रीच तक ही वो हो पाती है। क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इनकी क्रेडिबिलिटी, जो हमारे इंडेक्स जर्नल्स होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पीयर रिव्यूड प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, और वो एक वेरीफाइड होते हैं वे सारे जर्नल्स। जबकि जो हमारे नॉन इंडेक्स जर्नल्स होते हैं वो जनरली लोअर क्रेडिबिलिटी होती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनका जो वैलिडेशन होता है वो उतना रिगरस नहीं होता है। साइटेशन पोटेंशियल की बात करें तो जो हमारे इंडेक्स जर्नल्स हैं इनका साइटेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डेटाबेसेस इनको ट्रैक किया जाता है, और जो नॉन इंडेक्स्ड हैं इनका बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये साइटेशन सिस्टम में ट्रैक नहीं किए जाते हैं, और जो ऑथर की प्रेफरेंसेस होती हैं वो हमारे इंडेक्स जर्नल्स में ज़्यादा होती हैं। ये हाई प्रेफर्ड फॉर करियर ग्रोथ। ठीक है, अगर आप एक रिसर्चर्स हो तो सबसे ज़्यादा ये आपको एडवाइस किया जाता है कि जो इंडेक्स जर्नल्स हैं उनमें आप अपने सबमिट करिए अपने आर्टिकल्स को, क्योंकि वो हमारे करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे नॉन इंडेक्स जर्नल्स होते हैं उनका उतना इम्पैक्टफुल रिसर्च नहीं होता है, इसलिए उसको लेस प्रेफर किया जाता है।
अगर हम बात करें जो इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, जो डेटाबेसेस हैं, अगर हम उनकी बात करें कितने कैटेगरीज की होती हैं, तो मेनली ये दो कैटेगरी की होती हैं। वन हमारा मेजर इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, सेकंड इज अदर टाइप्स की हैं। तो जो मेजर इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, वो उनको एक ग्लोबल लेवल पे उनकी पहचान होती है, एंड दे आर मल्टी डिसिप्लिन डेटाबेसेस कवरिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो ग्लोबल लेवल पे इनकी पहचान होती है, जो हमारे मेजर डेटाबेसेज हैं, मेजर इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, और इनका जो इनके जो जर्नल्स होते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, साइंस के किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, और डाइवर्स सब्जेक्ट्स को ये कवर करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, पबमेड है, डीओएजे है और क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन जो हमारे अदर टाइप के हमारे डेटाबेसेस हैं, इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड या फिर रीजनल डेटाबेसेस होते हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, साइंस के बहुत ही छोटे से एरिया को, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पर ही ये फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड पर या पर्टिकुलर रीजन को ही फोकस करते हैं। ओके, इनकी अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो हमारा आईसीआई, इंडियन साइटेशन इंडेक्स, कोरियन साइटेशन इंडेक्स, ठीक है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये हमारे अदर टाइप्स के हैं। ओके, इंडेक्सिंग की जो क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है, किस क्राइटेरिया पर किसी भी जर्नल को इंडेक्स किया जाता है, तो सबसे पहली चीज होती है कि क्वालिटी ऑफ द जर्नल, जर्नल की क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहली चीज कि अगर जर्नल में हमारा पीयर रिव्यूड कंटेंट है, ठीक है, ऐसे कंटेंट्स है जिनका पीयर रिव्यू प्रोसेस हो चुका है, जिनको वैलिडेट किया जा चुका है, ठीक है, और इनके जो पब्लिशिंग के प्रैक्टिसेस हैं वो काफी इथिकल हैं, दे आर नॉट जस्ट फॉर अर्निंग द मनी, ठीक है, अगर वो प्रीडेटरी नहीं है, वो इथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनके पब्लिशिंग के, और जो कंटेंट है उनके वो पीयर रिव्यूड हैं, तो ये क्वालिटी जो होती है उनको इंडेक्सिंग क्राइटेरिया में ला करके खड़ा करती है, उनकी इंडेक्सिंग हो सकती है। इसके अलावा जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे डीओआई यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, ठीक है, या फिर एक्सएमएल और पीडीएफ फॉर्मेट कंप्लायंसेस हैं, ठीक है, तो ये जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर ये इसको फॉलो कर रहे हैं जर्नल्स को, तो भी वो एलिजिबल है हमारे इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पब्लिकेशन शेड्यूल होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर पब्लिकेशन आते रहना चाहिए उस पर्टिकुलर जर्नल से, और जो साइटेशन मैट्रिसेस होने चाहिए वो हाई होने चाहिए, ठीक है। साइटेशन मैट्रिसेस क्या होते हैं हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, जो साइटेशन मैट्रिसेस होने चाहिए वो हाई होने चाहिए। हम समझते हैं कि Q1 से लेकर Q4 तक जो जर्नल्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ क्वार्टाइल्स की अगर हम बात करें, तो जर्नल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टाइल्स बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट फैक्टर एंड रैंकिंग विद अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैटेगरी इन इंडेक्सिंग डेटाबेसेस लाइक स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, ठीक है। जो जर्नल्स हैं, सारे जर्नल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जर्नल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में, 4 क्वार्टाइल्स में बांट दिया गया है, ठीक है। क्वार्टाइल 1 यानी कि हमारे टॉप 25, क्वार्टाइल 2 नेक्स्ट 25, क्वार्टाइल 3 उसके अगले 25%, और क्वार्टाइल 4 उसके लास्ट सबसे लास्ट वाले 25% जर्नल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो परसेंटेज रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ये इसके डिसाइड करने का ये जो प्रोसेस है वो हमारे इम्पैक्ट फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और जो जर्नल्स हैं उनकी रैंकिंग पर डिपेंड करता है। ये क्वार्टाइल्स इतना मैटर क्यों करता है, इट हेल्प ऑथर्स सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट जर्नल्स फॉर सबमिशन, ठीक है। ऑथर्स जो होते हैं वो किस जर्नल में सबमिट करें अपने आर्टिकल को, उसमें वो हेल्प करता है। इसके अलावा इट इंडिकेट अ जर्नल्स इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन इन द फील्ड, ये भी बताता है कि जो जर्नल है उसकी इन्फ्लुएंस कितनी है, उसका इफेक्ट कितना है और उसका रेपुटेशन कितना है उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसके वो आर्टिकल्स पब्लिश करता है। इसके अलावा इट गाइड इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्चर्स इन रैंकिंग देयर आउटपुट्स, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, ठीक है, वो उनके जो आउटपुट्स हैं उनकी जो रैंकिंग होती है उसको गाइड करता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एक पर्टिकुलर रिसर्चर जो भी अपना रिसर्च आउटपुट दे रहा है, ठीक है, वो किस लेवल पे किस क्वार्टाइल में जाके पब्लिश हुआ है, उसके बेसिस पर हम उस इंस्टीट्यूट को या फिर उस रिसर्चर की रैंकिंग की जाती है। ओके, तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करें हमारे Q1 से लेकर के Q4 जर्नल्स, ठीक है, उनकी अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो जो हमारे Q1 जर्नल्स हैं जो कि हमारे टॉप 25% जर्नल्स को कवर करते हैं, ठीक है, उनका प्रेस्टीज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो हाईली प्रेस्टीजियस होते हैं। लेकिन जो Q2 जर्नल्स हैं इनका जो प्रेस्टीज होता है वो Q1 जर्नल से कम होता है, क्योंकि इसमें जो जर्नल्स आते हैं वो हमारे 25% से लेकर के 50% जर्नल्स तक आते हैं, ठीक है। जो हमारा Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल के जर्नल्स हैं उनका जो प्रेस्टीज होता है वो मॉडरेट होता है, Q1 और Q2 से कम होता है।
ठीक है, इसमें हमारे 50% से लेकर के 75% जर्नल्स तक आते हैं। लेकिन जो हमारा Q4 है, ठीक है, वो सबसे लास्ट के जो हमारे 25% जर्नल्स हैं, उनको ये कवर करता है और उनका जो प्रेस्टीज होता है वो सबसे कम होता है। ओके, अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो Q1 का सबसे ज़्यादा होता है, Q2 का हाई टू मॉडरेट होता है, Q3 का मॉडरेट होता है, लेकिन Q4 का कम होता है। हम साइटेशन काउंट की बात करें तो Q1 का सबसे ज़्यादा होता है, Q2 का उससे कम होता है, Q3 का सबसे कम होता है और Q4 का Q3 से भी कम होता है, यानी कि सबसे लोएस्ट हमारा Q4 है। अगर हम ऑडियंस रीच की बात करें तो जो हमारे Q1 जर्नल्स होते हैं, इनके ऑडियंस हमारे ग्लोबल होते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, यानी किसी भी फील्ड के जो ऑडियंस है वो उनको एक्सेस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा Q2 जर्नल्स होते हैं, इनका तो ब्रॉड रेंज है, इनके जो ऑडियंस होते हैं ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होते हैं, लेकिन इनका फील्ड एक पर्टिकुलर फील्ड से स्पेसिफिक होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें कि जो हमारा ऑडियंस रीच है Q3 का, वो हमारा रीजनल होता है, एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करते हैं, लेकिन जो हमारे Q4 है, इनके जो ऑडियंस है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ओके, अगर हम रिसर्च क्वालिटी की बात करें तो जो हमारे Q1 जर्नल्स होते हैं काफ़ी कटिंग एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, ठीक है। काफ़ी जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाइडली ट्रस्टेड जर्नल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे Q2 हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट रिसर्च क्वालिटी के साथ आपको जर्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। जो Q3 हैं, इनके जो जर्नल्स होते हैं, इनकी जो रिसर्च क्वालिटी होती है बहुत ही मॉडरेट होती है, उनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। लेकिन जो Q4 है, इसकी जो रिसर्च क्वालिटी होती है वो वेरी करती है और नीच के स्पेसिफिक ये अकॉर्डिंगली अपना नीच के स्पेसिफिक इनकी रिसर्च क्वालिटी हाई या लो हो सकती है। अगर हम सबमिशन कंपटीशन की बात करें तो जो हमारे Q1 जर्नल्स होते हैं ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इनमें होता है अब सबमिशन, क्योंकि हाईली प्रेस्टिजियस होते हैं, इनका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, साइटेशन काउंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। Q2 में उससे कम कंपटीशन होता है सबमिशन के लिए, Q3 में मॉडरेट है और Q4 में सबसे कम कंपटीशन होता है आर्टिकल सबमिशन के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेचर, साइंस और लैंसेट, ये कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि हमारे Q1 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। Q2 में हमारे हैं जर्नल्स ऑफ पॉलीमर साइंस, ठीक है। और हमारा जो Q3 है, इसके अगर हम बात करें तो हमारा पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और जो Q4 है इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इरानियन पॉलीमर जर्नल। ओके, अगर हम बात करें कि जो हमारे पॉपुलर इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, जो हमारा स्कोपस है, ठीक है, ये हमारा सबसे पॉपुलर है, ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है, कवर करता है और साइटेशन को ट्रैक करता है, साइटेशन ट्रैकर भी इसमें यूज किया जाता है। एंड वेब ऑफ साइंस जो कि हमारा अगला है, ये हाईली इम्पैक्टफुल एंड रिगरस क्राइटेरिया इसमें होते हैं इंडेक्सिंग के लिए। जो पबमेड है, ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग के लिए आपको बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस के जो भी जर्नल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और जो हमारे क्वार्टाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स इन स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, दीज आर जर्नल्स इन Q1 और Q2 आर मोर लाइकली टू हैव हायर विजिबिलिटी एंड बेटर इंडेक्सिंग। जो Q1 और Q2 के जर्नल्स होते हैं उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और उनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो और भी बेटर होती है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो जर्नल्स होते हैं उनकी जो इंडेक्सिंग होती है उससे क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्सिंग फॉर जर्नल्स, तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये कि इनका जो रेपुटेशन होता है वो बढ़ जाता है, इट इनहांस द रेपुटेशन एंड इट इंक्रीजेस द रीडरशिप एंड साइटेशंस। इंडेक्सिंग के बाद जो विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने से जो रीडरशिप होती है और जो साइटेशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास चांसेस होते हैं कि आपके जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर में जो आपके जर्नल्स होते हैं, जो इंडेक्स जर्नल्स होते हैं जिनका साइटेशन ज़्यादा होता है, उनसे एकेडमिक कोलैबोरेशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क है, ठीक है, उसमें भी एक्सेसिंग आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होता है आपको एक ग्लोबल लेवल पर आपको एक एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ओके, बात करें अगर हम चैलेंजेस की तो इंडेक्सिंग में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मीटिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग का जो मीटिंग क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है जर्नल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे जर्नल्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी होती है उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर जर्नल्स हमारे पुअर क्वालिटी वाले आर्टिकल्स को पब्लिश कर देते हैं तो उनकी जो इंडेक्सिंग होती है, उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो डाउन होने लगता है, ठीक है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए जर्नल्स को ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो आर्टिकल्स वो पब्लिश करते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही हाई होती है।
ठीक है? और जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको अवॉइड करना भी एक चैलेंजेस होता है, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रीडेटरी जर्नल्स क्या करते हैं, वो ऐसे इश्यूज़ आपको ऑफ़र करते हैं जिनकी इंडेक्सिंग जो होती है काफ़ी फेक होती है, ठीक है? फेक इंडेक्सिंग, फेक डेटाबेसेस, तो ये आपको प्रीडेटरी जर्नल्स में ही देखने को मिलता है, जो कि एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये इसको अवॉइड करना होता है। अगर हम बात करें हाउ टू आइडेंटिफाई इंडेक्स जर्नल्स एंड देयर क्वार्टाइल, ठीक है? जो हमारे इंडेक्स जर्नल्स होते हैं और उनकी जो क्वार्टाइल होती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो स्टेप्स टू वेरीफाई इंडेक्सिंग स्टेटस, ठीक है? सबसे पहले क्या करना, चेक द ऑफिशियल डेटाबेसेस, ठीक है? जो हमारे डेटाबेसेस होते हैं, उनका जो ऑफिशियल लिंक होती है, जो जर्नल की जो ऑफिशियल लिंक होती है, आपको उसे चेक करना है होता है, जैसे कि हमारा स्कोपस की वेबसाइट है, ठीक है? फिर लुक फॉर आईएसएसएन एंड इंडेक्सिंग क्लेम्स ऑन द जर्नल्स होम पेज। जो जर्नल का होम पेज है, उस पर जो आईएसएसएन नंबर होता है, जो इंडेक्सिंग क्लेम्स होती हैं, ठीक है? उनको आपको चेक करना होता है, ओके? वो आपको प्रोवाइड करा देती हैं कि जो इंडेक्सिंग होती है उसका स्टेटस क्या है, और टूल्स टू फाइंड जर्नल्स क्वार्टाइल्स, ठीक है? वो क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू आप जर्नल से क्वार्टाइल्स को बता सकते हैं? तो सबसे पहले स्कोपस जर्नल मैट्रिसेस। जो स्कोपस पर जो जर्नल के मैट्रिसेस होते हैं, उनको आपको देखना होता है। इसके अलावा जो वेब ऑफ साइंस के जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स हैं, जेसीआर्स हैं, उनको भी आपको देखना होता है किसी भी जर्नल का क्वार्टाइल पता करने के लिए, ओके? इसके अलावा यू हैव टू अवॉइड प्रीडेटरी जर्नल्स विद फेक क्वार्टाइल क्लेम्स, ठीक है? ऐसे जो जर्नल्स होते हैं जो अपना क्वार्टाइल क्लेम बहुत ही फेक दिखाते तो है कि ये Q1 में है या फिर Q2 में है, लेकिन ये प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं, ठीक है? इनके जो क्वार्टाइल क्लेम्स होते हैं बहुत ही फेक होते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना होता है। एज अ कंक्लूजन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हमारी इंडेक्सिंग क्या करते हैं? इंडेक्सिंग इंश्योर्स विजिबिलिटी। इंडेक्सिंग होने से क्या होती है, ठीक है? इंडेक्स जर्नल्स इंक्रीजेस द डिस्कवरेबिलिटी एंड रीच ऑफ द रिसर्च, इंश्योरिंग इट इज एक्सेसिबल टू अ वाइडर एकेडमिक ऑडियंस, ठीक है? जो इंडेक्स जर्नल्स होते हैं उनकी डिस्कवरेबिलिटी जो होती है और रीच ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचता है, ठीक है? जिससे आपके जो ऑडियंस होते हैं वो वाइडर एकेडमिक ऑडियंस बनते हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन रेपुटेशन, ठीक है? पब्लिशिंग इन अ वेल इंडेक्स जर्नल्स इनहांसेस रिसर्चर्स क्रेडिबिलिटी एंड एकेडमिक रेपुटेशन। जब भी आप एक हाई इम्पैक्टफुल जर्नल में पब्लिश करते हो, तो आपका जो एकेडमिक रेपुटेशन है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, लीडिंग टू अ ग्रेटर रिकॉग्निशन इन द फील्ड। इसके थ्रू क्या होता है, आपको एक काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलती है और आपका ग्रेटर रिकॉग्निशन आप उस फील्ड में, ठीक है? आपको एक ग्रेटर रिकॉग्निशन, आपको अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाता है। बात करें हम चॉइस ऑफ जर्नल मैटर्स की, ठीक है? आप किस जर्नल में पब्लिश करना चाहते हो, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज़ रिसर्चर्स शुड केयरफुली कंसीडर द इंडेक्सिंग स्टेटस ऑफ जर्नल्स टू इंश्योर देयर वर्क इन पब्लिशिंग इन रेप्यूटेड जर्नल्स, ठीक है? अगर आपने ऐसे जर्नल से पब्लिश करें जिसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है या फिर हुई है तो पुअर हुई है, ठीक है? तो वो आपके हाई क्वालिटी रिसर्च को भी अपने में पब्लिश करता है, जिसकी क्वालिटी खुद की डाउन होती है, और इससे जो आपका रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो कि आपको हाई क्वालिटी में पब्लिश करने चाहिए थे, जो कि आपको अच्छी खासी रेपुटेशन दिला सकते थे, वो आपको नहीं दिला पाते हैं, ठीक है? तो रिसर्चर शुड केयरफुली कंसीडर, आपको किसी भी जर्नल में पब्लिश करने से पहले उसकी इंडेक्सिंग स्टेटस क्या होती है, वो आपको अच्छे से जानना होता है, ओके? डिफरेंशिएशन बिटवीन एजेंसीज, ठीक है? जो हमारे मेजर इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, जैसे आपका स्कोपस हुआ या फिर वेब ऑफ साइंस हुआ, दे ऑफर ग्लोबल रीच, ठीक है? वो आपको ग्लोबली आपको पहचान दिलाते हैं, जबकि वाइल रीजनल एंड और निच डेटाबेसेस फोकस ऑन स्पेसिफिक फील्ड और एरियाज। लेकिन जो आपके रीजनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जो निच डेटाबेसेस हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड पर, एरिया पर फोकस करते हैं, ओके? कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, ठीक है? कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन, द लैंडस्केप ऑफ इंडेक्सिंग इज इवॉल्विंग, ठीक है? जो इंडेक्सिंग के जो क्राइटेरियाज होते हैं, सारी चीज़ जो होती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी जर्नल को इंडेक्सिंग जो की जाती है, वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक है? इससे क्या होता है, विथ न्यू स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंसिंग हाउ जर्नल्स आर इवेल्युएटेड एंड एक्सेस्ड, ठीक है? जो नए-नए हमारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि कैसे जो जर्नल्स होते हैं वो इवैल्यूएट किए जा रहे हैं, कैसे एक्सेस किए जा रहे हैं, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर रिसर्चर्स टू स्टे अपडेटेड, ठीक है? जिससे क्या होता है कि ये जानना एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी इंडेक्सिंग हो रही है, वो हमारे आर्टिकल जो अभी कुछ महीनों पहले, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले किसी और क्वार्टाइल में था, वो किसी और क्वार्टाइल में जा गया है, अभी वही है, या फिर उसकी इंडेक्सिंग पर क्या फ़र्क पड़ता है,
ये भी हमारे रिसर्चर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि अ पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।